हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? तो आज जो अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो क्लास 10 का ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे डेली हम देख रहे हैं कि डेली काम में आ रही है। हम देखते हैं जैसे शाम हो रही है, बल्ब जला दें, ट्यूबलाइट जला दें, रोशनी हो जाए, क्योंकि दिन के अंदर सनलाइट आती रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो है एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ हो गया है। तो हम चालू करते हैं कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट एंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड कैन बी रेडिली ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस विथ रिलेटिवली स्मॉल लॉस इन द एनर्जी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक लंबी डिस्टेंस को भी कवर कर सकता है, जिसके अंदर बहुत कम एनर्जी का लॉस होगा। यानी लॉस जो होगा वो कम होगा और मैक्सिमम पार्ट जो है जहाँ से चालू होगा वहाँ तक एंड तक पहुँचेगा। अब आता है कि जो क्लोज सर्किट और क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, ये होते क्या हैं? ओपन सर्किट, अगर सपोज करो सर्किट पूरा नहीं हो रहा, यानी कहीं से ब्रेक है, तो उसमें ओपन सर्किट कहलाएगा वो। और क्लोज सर्किट जबकि जहाँ से निकला और दूसरे एंड तक पहुँच रहा है, यानी जो कवर हो रहा है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। जो वो हो जाएगा ओपन, क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट के जब क्लोज सर्किट होगा तभी इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर्ली बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर्ली फ्लो होगा। अब आता है बात की इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई बच्चों, कि जो चार्ज फ्लो होता है एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर टाइम, तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में और कितने एरिया के में, कितना एरिया वो कवर कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब अगर अपन बात करते हैं एम्पियर की, तो एम्पियर क्या है? एम्पियर को हम डिफाइन करें तो 1 एम्पियर जो होगा ना, करंट फ्लो कर रहा है, मानी 1 कूलम्ब ऑफ एनर्जी के जो, मतलब कितने पॉइंट में 1 सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो 1 एम्पियर। तो इसका जो अगर फॉर्मूला हो गया तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। अब वन जो ये जो एम्पेयर होता है ना, इसमें अलग अलग, जैसे छोटा जैसे अगर कहेंगे तो इसमें तीन चीज़ हो गई, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और मेगा एम्पियर। मिली एम्पियर की बात करें तो 1 एम इक्वल्स टू होता है 10⁻³ और अगर माइक्रो की बात करें तो वो इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 और मेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 10⁻6 यानी +6। यहाँ पे बच्चों आपने देखा एक जो वर्ड आया है कूलम। तो कूलम क्या है? ये ऐसा ही यूनिट है चार्ज की। यहाँ पे एक आएगा फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर कितना जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट जो है टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जा रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कितना मोटाई रह रही है उसकी। नेक्स्ट जो है वो जो रहता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस का नेचर क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करता है। जैसे मेटल है, मेटल के अंदर सबसे ज़्यादा वो द फ्लो ऑफ चार्ज होगा। देखो अब अगर अपन सपोज करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, तो जो जैसे लकड़ी है, रबर है, लकड़ी को अपन ले लेंगे, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ा देंगे, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो भी उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो जो है बैड कंडक्टर है। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इन दोनों के अंदर कई बार हमारे को एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि दोनों एक जैसा दिखाई देते हैं, तो इनमें डिफरेंस है क्या? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का देखें तो बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये होता है जो जो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी जैसे अपन देखें इलेक्ट्रिसिटी को, यानी मान लो एक जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जहाँ पे एक लंबी दूरी कवर करके आ रही है, यानी थर्मल जैसे थर्मल सेंटर कहेंगे, या कोई भी जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन हो रहा है, वहाँ से, यानी एक सिटी से जहाँ पे हुआ उस दूसरी सिटी तक लाना, तो ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जैसे वहां से यहां तो आ गया, अब हमारे घर के पास में पावर हाउस है, या हमारे घर के अंदर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहा है, उसको हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसका जो फॉर्मूला रहता है ना उसको हम जो है वी, इसको हम वी से वोल्ट से डिनोट करते हैं। तो वी इक्वल्स टू वर्क डन यानी डब्ल्यू अपॉन क्यू यानी चार्ज। यहाँ पे जो वर्क डन डब्ल्यू है वो जूल के अंदर होगा और जो चार्ज है वो कूलम के अंदर। तो इस हिसाब से अगर अपन वोल्ट के बारे में बात करें तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। देखो, हाँ, यहाँ पे बेसिक दो डिवाइस और यहाँ पे हम बताएंगे। एक तो है अमीटर और एक वोल्ट मीटर। तो अमीटर जो होता है ना वो सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है और जो है मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इसी तरह से जो वोल्ट मीटर होता है वो जो कनेक्ट करते हैं पैरेलल और वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। अब आप सर्किट डायग्राम के बारे में देखें तो सर्किट डायग्राम आप एनसीईआरटी की बुक के अंदर देख लीजिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक सेल, जैसे आपको बताया कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल में कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आकर के पास में हो रहा है, उसका सर्किट आपको सिंबल दिख जाएगा। अगर जो बैटरीज जो हैं दो जोड़ी गई हैं तो उसमें सीरीज के अंदर जैसे आपको दिखाई देगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिख रहा है। अगर सपोज करो प्लग की है यानी ओपन स्विच है तो बीच में डॉट नहीं आएगा। अगर क्लोज्ड है मतलब जो क्लोज्ड है मतलब ओपन में नहीं आएगा डॉट और क्लोज्ड में डॉट आ जाएगा। इसी तरह से अगर वायर को जॉइंट किया गया है तो जैसा आप देख पाएंगे, अगर आप एनसीईआरटी के उसके अंदर देखेंगे जैसे एक डॉट लगा दिया, तीन तरफ वायर जा रहा है तो उसका वायर जॉइंट का ये सिंबल हो जाएगा। और अगर वायर को जंप करा रहे हैं, वो आपस में जॉइंट नहीं हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उसका जो है वो एक वायर गया और ऊपर से इधर से हल्का सा घूम के चला गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब का भी देख सकते हैं। अगर अपन रजिस्टर का सिंबल देखेंगे तो रजिस्टर का सिंबल में जैसे वायर में जैसे ऊंचा नीचा नहीं होता, जैसे एक ऊपर एक बार एक नीचे, एक बार ऊपर एक नीचे, जैसे आप कई बार आपने देखा होगा अगर ईसीजी वगैरह के अंदर देखी है या कोई वायर होते हैं जो ऊंची नीचे होते हैं, उस तरह से रजिस्टर का साइन दिखाई देगा। इस तरह से अगर रियोस्टेट का देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो रजिस्टर का साइन होगा उसके अंदर एक एरो क्रॉस कर जाएगा उसके सेंटर में से, या एरो उसके बीच में। दो तरह के इसमें आपको सिंबल दिए गए हैं, एक तो क्रॉस करके जा रहा है और एक है उसके ऊपर से नीचे उसको आके टच कर रहा है। एमीटर के अंदर क्या होगा, गोला बना दिया, बीच में एक सर्किल सा बना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होगा, बीच में ए लिख देंगे। अगर अपन वोल्ट मीटर की बात करें तो वैसा वैसा ही हो जाएगा, प्लस माइनस लिखा हुआ आएगा और बीच में वी लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर और जो दूसरी फिजिकल कंडीशंस हैं अगर सेम रहती हैं तो जो करंट पास होता है वायर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी V इक्वल्स टू आई आर। तो ये यहाँ पे तीन चीज़ों पे बात करेगा, तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर की, मतलब जितना लंबा वायर होगा उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि सब्सटेंस का नेचर क्या है, मेटल कौन सा यूज़ में लिया गया, मेटल किया गया, अलॉय किया गया, कौन सा मेटल यूज़ में नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि टेम्परेचर जो है वो सेम रह रहा है या कम ज़्यादा हो रहा है। एंड देन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर मोटाई पे, मतलब वो पतला है या मोटा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि अगर जहाँ पे हमको वोल्ट मीटर यूज़ में लेना है वहाँ एमीटर यूज़ में ले लें, और जहाँ हम को एमीटर यूज़ में लेना है हम वोल्ट मीटर यूज़ में ले लें तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, अगर हमने जहाँ पे वोल्ट मीटर लेना है वहाँ पे एमीटर लगा दिया, क्योंकि जो एमीटर जो डिवाइस है ना उसका जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है। अब जब तो अगर हम वोल्ट मीटर की जगह एमीटर लगा देंगे तो एमीटर जल जाएगा। और अगर जहाँ पे हमको वोल्ट मीटर लगाना है और वहाँ हमने एमीटर लगा दिया तो जो हमारी जो वैल्यू है वो करेक्ट आएगी नहीं। अब आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे कोई भी वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो करंट है फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने के लिए उसके अंदर जो चीज़, कई चीज़ें रुकावटें आ रही हैं, कई उसके अंदर परेशानियां आ रही हैं जो उसको रोक रही हैं। तो जो रोकती हैं वो किस कारण से होती है? कई रीज़न, जैसे ड्यू टू कोलिजन होता है विद अदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर द एटम्स, इस तरह से। यानी जब वो फ्लो कर रहा है तो उसके बीच में कौन सी रुकावटें आ रही हैं उसको हम रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कह सकते हैं। हेंस अगर अपन लैंग्वेज में बात करें तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए वायर विच रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द वायर। और जो रेजिस्टेंस होती है उसकी जो यूनिट है वो ओम होती है। नेक्स्ट है रियोस्टेट। ये रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट इज ए डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल अ करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस विदाउट इंटरप्टिंग द पावर सप्लाई।
नेक्स्ट टॉपिक ये है कि कोई भी जो कंडक्टर रहता है उसमें जो रेजिस्टेंस रहता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं। तो उसमें जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस की यानी कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी उसकी मोटाई रहेगी, टेम्परेचर उसका टेम्परेचर अगर सेम रह रहा है या घटता बढ़ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस उसका सब्सटेंस का क्या नेचर होगा, उन इन तीन चार चीज़ों पे ये डिपेंड करता है मेनली। अब नेक्स्ट आता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब होता है रोकने की क्षमता, यानी किसी चीज़ को कितनी देर तक रोका जा सकता है। जैसे जो अगर हम बात करें तो जनरली जो आप देखते हैं ना टोस्टर्स है, गीजर्स है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको हम उसकी जो गर्मी आ रही है उसको हीट में कन्वर्ट करके हीट को रोक रहे हैं। तो हीट को कैसे रोक रहे हैं? जो जनरली जो है एलॉय यूज़ में लेते हैं हम, क्योंकि एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर दो तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, सीरीज के अंदर और पैरेलल। तो अगर अपन सीरीज में करते हैं तो उसमें क्या क्या करना होगा, जैसे फर्स्ट फर्स्ट तो ये होगा कि एंड टू एंड कनेक्शन होगा, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से एंड टू एंड कनेक्शन रहेगा उसके अंदर। और इस केस के अंदर करंट जो होगा ना वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि वोल्टेज जो होगा वेरिएबल यानी डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ये हो गया आर, यानी करंट को मतलब आर क्या हो गया इसमें, आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंट रहेगा। अब अगर अपन बात करें पैरेलल के अंदर, तो पैरेलल में क्या इंडिविजुअल कनेक्टेड होएगा, मतलब एक पॉइंट से एक पॉइंट अलग गया, फिर दूसरा अलग गया, तीसरा से गया, इसमें क्या करंट डिवाइड हो जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन गया, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इसमें मिनिमम रेजिस्टेंट होगा। अब अपन बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत हम कई बार क्या होता है, कई बार हम इसमें यूज़ में लेते रहते हैं, जैसे आयर जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स है, टोस्टर है, गीजर है, इलेक्ट्रिक रॉड्स हैं, इन सब के अंदर जो है हम उसको यानी हीट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में करता है, हीटिंग के अंदर उसका हम जो है पॉजिटिव काम में लेते हैं उसका। और इनके अंदर ये जो डिवाइसेस रहते हैं इनके अंदर नॉर्मली जो है नाइक्रोम यूज़ में लिया जाता है। नाइक्रोम जो एक एलॉय होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। नाइक्रोम जो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन नाइक्रोम है, आपको नाम से पता चल रहा है नाइक्रोम, नाई मतलब, तो ये एलॉय है निकल प्लस, जैसे आपको मतलब नाइक्रोम, नाइ मतलब निकल प्लस क्रोमियम, क्योंकि इसके जो रेसिस्टिविटी होती है ना हाई होगी, इसलिए रेजिस्टेंस हाई होगा, तो इसलिए ये ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस करेगा और हीट को रिटेन करेगा। जो हीटिंग का जो है लॉ है वो है जूल्स लॉ, उसका वो है, उसमें जो फॉर्मूला आता है H=I²RT। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर देखा आपने कि जो अंदर एक छोटा सा, एक तो जैसा है ना, अगर आप बल्ब देखोगे ना जनरली तो ग्लास का जैसे बना रहता है अंदर, और अंदर जो रहता है ना उसके अंदर छोटा सा है ना, छोटा सा वायर दिखेगा जो हिलता रहता है। तो बच्चों वायर किसका होता है, आपने कभी ध्यान दिया? वो वायर होता है टंगस्टन का। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन जो होता है ना, उसका जो ये क्यों लेते हैं अपन यूज़ में, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा हाई। तो वो क्या है, आसानी से मेल्ट नहीं होता बल्कि जो है ग्लो करता है। और ये जो बल्ब है यानी जो ग्लास है, इसके अंदर जो गैसेस भी भरी रहती हैं, नाइट्रोजन एंड आर्गन। नेक्स्ट है फ्यूज़। फ्यूज़ आपने सुना होगा, जनरली अपन देखते हैं कि एकदम से लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है तो अपन जनरली जो है अपन घर में कहते हैं अरे फ्यूज़ उड़ गया दिखता है शायद, और कभी अपन इलेक्ट्रिशियन अंकल को बुलाते हैं तो कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया। आजकल जो आप देखेंगे फ्यूज़ के अंदर पहले, मतलब पहले के ज़माने के अंदर क्या होता था कि फ्यूज़ के पॉइंट्स होते थे, मतलब घर के अंदर हमारे जैसे फ्यूज़ लगा हुआ है एक जगह पे, वो सप्लाई कर रहा है। आप देखेंगे पीछे अप्लायंसेस के अंदर भी है ना फ्यूज़ लगा रहता है, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनमें फ्यूज़ का एक होता है कि निकाल के देखेंगे तो एक ट्यूबलाइट जैसा दिखाई देगा छोटा सा आपको, उसके अंदर छोटा सा पतला सा वायर होता है। ये हमारे कार्स वगैरह के अंदर भी रहता है। अगर आप कभी ध्यान देंगे, जब इलेक्ट्रिशियन अंकल कभी कार में काम कर रहे हैं, आप अपना कुछ छेड़ा-छाड़ी ना करें, कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे छोटे-छोटे से वो लगे रहते हैं फ्यूज़। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक पैनल देखें तो आजकल एमसीबीज़ आ गई हैं।
जिनको मल्टी सर्किट ब्रेकर कहते हैं। एक तरह से जो पहले जो फ्यूज़ के वायर होते थे, वो इस तरह से है कि जैसे वोल्टेज हाई हुआ, तो एकदम से जो है वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ताकि किसी तरह का कोई भी स्पार्किंग या कुछ बड़ा कोई हादसा ना हो। उसको रोकने के लिए फ्यूज़ काम में लिया जाता है। तो बच्चों, जो आपने देखा होगा, जो फ्यूज़ वायर होता है, ये फ्यूज़ वायर जो बना होता है, वो बना होता है, जो एलॉय है उसमें मेनली जो काम में लिए जाते हैं कॉपर, कॉपर और निकल, जिसको हम टंगस्टन एलॉय भी कहते हैं, और कई बारी टिन एंड लेड का भी एलॉय यूज़ में लिया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, ताकि अगर ज़रा सा भी अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये ब्रेक हो जाए। तो दोनों में उल्टा हो गया। बल्ब के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला हम ये अलॉय यूज़ में ले रहे हैं, और या जो क्या कहते हैं मटेरियल यूज़ में ले रहे हैं, और यहाँ पे फ्यूज़ के अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट वाला ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है लास्ट इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पावर जो होती है ना, उसका फॉर्मूला रहता है पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन द टाइम। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? तो वर्क इज डन और द रेट ऑफ द विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। यानी आपने देखा होगा कि कितनी एनर्जी जो है वो खर्च हो रही है, कितना पावर खर्च हो रहा है। कि ऐसा होता है ना कि कितने पावर लग रहा है। पावर का जो यूनिट होती है ना, वो है वॉट। आपने देखा कई बार हम जब बल्ब वगैरह बाजार से खरीद के लाते हैं या लेने के लिए जाते हैं, या मम्मा या पापा हमको कहते हैं कि जाओ एक बल्ब लेके आ जाओ, जाओ बाजार से जा कर के 40 वॉट का बल्ब ले आओ, 60 वॉट के ले आओ, 100 वॉट। तो आपने कभी ध्यान दिया ये 60 वॉट क्या है, 100 वॉट क्या है? अगर मतलब जितना ज़्यादा वॉट का होगा, जितनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, उसके अंदर रोशनी उतनी ज़्यादा निकलेगी। जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन उतना ज़्यादा करेगा। तो हमको जहाँ ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, उसका वॉट ज़्यादा लेते हैं हम, और जहाँ कम की होती है, कम लेते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसके अंदर वो कंजम्पशन होगा, उसमें खर्चा उतना ज़्यादा आएगा। जैसे आपने देखा कि जनरली इसका जो मैंने कहा, जैसे आपको होगा 60 वॉट, 40 वॉट, 100 वॉट, तो क्यों? क्योंकि इसके एसआई यूनिट वॉट है। इसी तरह से आपने देखा होगा, कई बार आपने देखेंगे तो एसी वगैरह के अंदर लिखा रहता है, या रॉड्स वगैरह के अंदर, या गीजर वगैरह के अंदर 2000 वॉट्स। वॉट्स का मतलब कितनी वो उसकी पावर होगी, वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, कितना पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर। और अगर सपोज करो, और आपने अगर देखा होगा, जैसे अपनी जो इलेक्ट्रिक ये जो अपनी वाटर मोटर्स होती है, जिससे हम बोरिंग वगैरह के अंदर पानी खींचने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि इनकी पावर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अपन हॉर्स पावर यूज़ में लेते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट्स। सो थैंक यू वेरी मच।